हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएचयू पाठशाला। आज हमारा सेशन इकोनॉमिक्स का सेशन है और आज हम बात करने वाले हैं सेट 3 की, जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। सो प्लीज़ गाइस, जितने भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ये जो क्रैश कोर्स का हमारा प्लान है वो आप तक पहुँचता रहे। तो हम आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज़ कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है वो आप मानते हैं। आप आंसर दे फटाफट कमेंट बॉक्स में, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ। इसके साथ ही साथ हमको एक चीज़ और एडम स्मिथ के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। उनकी बुक है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन आप जानते होंगे, और ये बुक पब्लिश कब हुई उसकी डेट आप याद रखेंगे, 776। तो आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया इकोनॉमिक्स। हमारे आधुनिक भारत के अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है रघुराम राजन और ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, मैं बता देता हूँ, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। मैंने इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन भी आपके लिए लिखी है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप डाउट थोड़ा सा मनमोहन सिंह के नाम से आप हो सकते हैं, लेकिन इसका राइट जो आंसर जो होगा वो पीवी नरसिम्हा राव होगा। क्योंकि इन्होंने फ्री मार्केट का कंसेप्ट लाया इंडिया में। फ्री मार्केट का कंसेप्ट पहले भी था। फ्री मार्केट का मतलब क्या है? फ्री मार्केट का मतलब है एक ऐसी मार्केट जिसमें स्टेट, मतलब हमारे जो गवर्नमेंट है, उसका इंटरफेरेंस कम हो। आप साथ ही साथ जानिएगा, पीवी नरसिम्हा राव जो थे वो 9th पीएम रहे हमारे इंडिया के, और इनका टेन्योर जो था 1991 से 96 तक रहा है। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के सीएम भी रहे थे। थोड़ा सा फैक्ट आप जान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट इंपोर्टर कंट्री ऑफ इंडियन टेक्सटाइल इज। मतलब सबसे ज़्यादा जो भारत के सूती वस्त्रों का जो आयात करता है, मतलब वो कौन सी कंट्री है जो भारतीय कपड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदती है? तो ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है रशिया, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी यूएसए। आई होप आपको इसका आंसर पता होगा और फटाफट आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। इसका राइट आंसर होगा इटली। आप इसको नोट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, यूनियन बजट ऑफ इंडिया इज प्रेजेंटेड बाय होम एंड विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कहता है कि जो यूनियन बजट है, जिसको केंद्रीय बजट हम कहते हैं, वो किसके द्वारा और पार्लियामेंट के किस हाउस में रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है? तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया लोकसभा, ऑप्शन बी देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राज्यसभा, सी है कैबिनेट सेक्रेटरी और डी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप इसका फटाफट आंसर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फाइनेंस मिनिस्टर। जैसा कि आप देखे होंगे, निर्मला सीतारमन जो है वो हमारी अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, और वही बजट अभी जो रिसेंटली पेश किए हैं लोकसभा में। और आप जो ये आपातकालीन बजट जो लाए हैं, कुछ जिनको हम राहत पैक कह रहे थे, वो उन्हीं के द्वारा लाया गया था और ये लोकसभा में पेश होता है। आप इस पर विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु एमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड यूनियन बजट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। मतलब इनमें से वो कौन से पीएम हैं? आप इनमें नाम, ये सारे लोग पीएम नहीं हैं, इनमें से कौन से वो वित्त मंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा बजट पेश किया है, सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, इसका कहने का मतलब है। तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन ए है पी चिदम्बरम, बी है आर के शानमुखम सेठी, और सी है प्रणब मुखर्जी एंड डी है मोरारजी देसाई। आप फटाफट इसका आंसर देंगे। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। कई बार क्वेश्चन ये पूछता है कि कितनी बार पेश किए हैं इन्होंने, तो वो है इसका राइट आंसर 10 टाइम्स।
ये 10 बार लोकसभा में इन्होंने बजट पेश किया था और अभी तक का ये रिकॉर्ड है किसी एक वित्त मंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। हु एमंग द फॉलोइंग प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ अंतरिम इंडिपेंडेंस इंडिया। पहला ये जानिएगा, यहाँ जो अंतरिम उसका अर्थ है मतलब बीच में, जब हमारा आज़ाद हुआ भारत तो उसके बाद जो बीच में गवर्नमेंट बनी थी वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड नहीं थी, वो जैसे अंग्रेजों ने फॉर्म किया था उसी पे बेस्ड थी। तो उसमें जो फाइनेंस मिनिस्टर बनाए गए थे तो ऑब्वियस सी बात है वही पेश किए होंगे। तो इनमें से वो नाम है, आप देख सकते हैं ऑप्शन में, ए मनमोहन सिंह, बी जवाहरलाल नेहरू, सी आर के शनमुखम शेट्टी एंड डी एन डी तिवारी। तो आप फटाफट इसका आंसर देंगे। इसका राइट आंसर होगा आर के, ऑप्शन नंबर सी, आर के शनमुखम शेट्टी। डेट पूछता है कई बार, तो ये डेट है 26 नवंबर 1947, राइट आंसर हुआ इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टास्क ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का, निम्न में से प्लानिंग कमीशन का टास्क मतलब उसका काम क्या है। तो ऑप्शन ए है प्रिपरेशन ऑफ द प्लान, ऑप्शन बी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान, सी है फाइनेंसिंग ऑफ द प्लान और डी है नन ऑफ दीज एबव। आप इसका फटाफट राइट आंसर देंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है। वैसे जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूँ ये सारे अच्छे लेवल के हैं, इसमें मॉडरेट भी मिलेगा, इजी भी मिलेगा, टफ भी मिलेगा। तो इसका राइट आंसर है प्रिपरेशन ऑफ द प्लान। यही प्लानिंग कमीशन है जो 5 साल पंचवर्षीय योजना का लिए प्लानिंग करता है। तो आप इसके बारे में फैक्ट मैं पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनलाइज द 5 ईयर प्लान प्रपोजल। जो 5 साल का जो प्लान है उसको गवर्नमेंट की कौन सी बॉडी फाइनल अप्रूव करती है। तो ऑप्शन ए है प्लानिंग कमीशन, बी यूनियन कैबिनेट, सी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड डी इज मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप इसको करते हैं तो मैं मानूंगा कि आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन का आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ऑप्शन सी। इसको फाइनलाइज करने का काम यही करती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और जो प्लानिंग कमीशन वो बस एक एडवाइजरी बॉडी है, वो बस एडवाइस देती है कि ये प्लान्स लेकर आना है और हमें यही अचीव करना है 5 साल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर से आ गया जो मैं अभी रिसेंटली बात कर रहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन या जो सेंटेंस है वो सही है। फर्स्ट ए है इट इज़ ए मिनिस्ट्री, बी है इट इज़ ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सी है इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी एंड डी है इट इज़ एन ऑटोनोमस कॉरपोरेशन। तो आप इसका आंसर देंगे। ये पहले आप देख सकते हैं, इसको आप वॉच करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। और मैंने अभी हिंट दिया था आपको रिसेंट क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? एडवाइजरी बॉडी। ये एक बस प्लानिंग कमीशन जो है वो एडवाइस करता है गवर्नमेंट को कि हमें ये प्लान्स लाना चाहिए, जैसे आधुनिक बनने के लिए बुलेट ट्रेन चलानी चाहिए, जो ये सारे प्लान हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हवाई अड्डों बनाना है इस पंचवर्षीय योजना में, या गरीबी हटाओ के लिए राशन बांटना है। तो ये सारा काम जो है वो प्लानिंग कमीशन करता है और इसको एडवाइजरी बॉडी कहा जाता है जो केवल सुझाव देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय। जो सर्वेक्षण होता है इकोनॉमिक्स का, या आप कह लिए अर्थशास्त्र का जो सर्वेक्षण होता है वो किसके द्वारा किया जाता है या उस किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी है प्लानिंग कमीशन, सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डी है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो आप फटाफट इसका आंसर देंगे और कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। आप ऑप्शन ए बी सी डी भी करके टाइप कर सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो बजट भी पेश करती है।
आप इसको देख लीजिए, यही काम सर्वे सर्वे को पब्लिश करने का भी यही काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 10th है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन इन इंडिया। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप बोलेंगे सर क्या पूछ दिया। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी वाइस प्रेसिडेंट, सी प्राइम मिनिस्टर एंड डी फाइनेंस मिनिस्टर। तो आपको पता है इसका राइट आंसर, ये प्राइम मिनिस्टर प्लानिंग कमीशन, इसी का नाम अब नीति आयोग हो गया, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन, कब गठित किया गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद। कब, और यही प्लानिंग कमीशन के एडवाइस को फाइनल अप्रूवल देता है कि ठीक है आप हम ये करेंगे प्लानिंग। ये कब लाया गया और डेट है, ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1950, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1948। जो इसका राइट आंसर होगा, आप फटाफट, आप जानते हैं तो आप इसको कमेंट करें। इसको शॉर्ट फॉर्म एनडीसी से जानते हैं, एनडीसी। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1952 में। अब डेट याद रखेंगे, 6 अगस्त 1952 में इसको गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एक इकोनॉमिक का एक टर्म है। इन ए लेजेस फेयर इकोनॉमी, लेजेस फेयर इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए है द गवर्नमेंट कंट्रोल द एलोकेशन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जैसे गवर्नमेंट सारा कंट्रोल करती है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को। बी है द कस्टमर टेक ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ ऑल द कमोडिटीज़, कि कस्टमर ही सारा सारा कुछ डिसीजन लेता है प्रोडक्शन के लिए बारे में। द गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेरेंस इन फ्री फंक्शनिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई forces in the market, और option D है the private sector take all the decision of price determination of the various commodity product produced। आप इसका फटाफट राइट आंसर देंगे। ये लेजेस फेयर जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है, और ये गवर्नमेंट भी यूज़ किया जाता है, आप पढ़े होंगे अगर इकोनॉमिक्स थोड़ा भी पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर सी है। और ये इसका मीनिंग क्या है कि गवर्नमेंट क्या है कि जो फ्री मार्केटिंग है डिमांड और सप्लाई की, जैसे आज मोबाइल सबसे ज़्यादा खरीदे जा रहे हैं तो मोबाइल की बिक्री सबसे ज़्यादा है, तो इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं है कि नहीं गवर्नमेंट बोल दे कि नहीं बस 100 मोबाइल बिकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बिकेंगे, नहीं इससे कम बिकेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसी को कहते हैं लेजेस फेयर। उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। जब गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होता है या बहुत कम होता है तो उसी को लेजेस फेयर इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 12th है। ये है क्वेश्चन कि द अन्नपूर्णा स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड इन द ईयर, किस वर्ष अन्नपूर्णा स्कीम जो है वो लागू की गई या स्टार्ट की गई। ऑप्शन है 1998, ऑप्शन बी है 2000 और 2004, एंड ऑप्शन डी भी 2004 है, इसको 6 कर लीजिएगा। फटाफट आप इसका आंसर देंगे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2000 में। इसका आप अगर गूगल करेंगे तो आपको शायद 2000 से लेकर 2001 तक आंसर मिलेगा, लेकिन इसका राइट आंसर 2000 है। और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है, वो काफ़ी अच्छा पूछता है कि जो अन्नपूर्णा स्कीम है ये मतलब भोजन दान करने वाला या अनाज दान करने वाला या अनाज बढ़ा के देने वाली जो स्कीम है अन्नपूर्णा स्कीम, वो किस किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो आप इसको सर्च करेंगे और मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। रूरल डेवलपमेंट क्या है, जो हमारा ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास की मंत्रालय उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन 14th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। इनमें से वो कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज़्यादा, इंडिया के सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय वर्क करते हैं, एम्प्लॉयड हैं अभी। तो ऑप्शन ए है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी है इंडियन रेलवे, सी है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एंड पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट। तो आप इसका आंसर जानते होंगे, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे सबसे ज़्यादा आज भी एम्प्लॉयज़ हैं, हालांकि इसको प्राइवेट करने की बात चल रही है काफ़ी ज़ोरों शोरों से, तो मे भी आने वाले टाइम में ये ऑप्शन ना रहे,
लेकिन अभी तक ये ऑप्शन है और राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 15, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ द स्टेट इन इंडिया इज, जो सबसे प्रमुख सोर्स है, प्रमुख सोर्स में रेवेन्यू का क्या है, और रेवेन्यू मतलब राजस्व के लिए, तो ऑप्शन ए एक्साइज ड्यूटीज, बी है इनकम टैक्स, सी सेल टैक्स, एंड डी कॉरपोरेशन टैक्स। तो जैसा कि हमें पता है इनकम टैक्स से हमें गवर्नमेंट को बहुत कम पैसा मिलता है। एक्साइज ड्यूटी से उन्हीं को मिलता है जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। सबसे ज़्यादा जो सेल टैक्स है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सेल टैक्स होगा। और इसी सेल टैक्स की वजह से ही कोरोना काल में शराब की बिक्री शुरू की गई थी, क्योंकि सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को बहुत घाटा हो रहा था। तो यही सेल टैक्स की वजह से आप इतना समझ जाएंगे। और ये शराब, जो शराब होती है, मदिरा होती है, ऐसे जो पदार्थ होते हैं उन पे ज़्यादा टैक्स लगाता है, जैसे कहीं कहीं 50% तक टैक्स लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड। IMF का फुल फॉर्म आई होप आप जानते होंगे, इंडियन मॉनेटरी फंड, सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। एंड वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन आप देख सकते हैं, जेनेवा एंड मॉन्ट्रियल, और जेनेवा एंड वियना, और सी है न्यूयॉर्क एंड जेनेवा, और डी है वाशिंगटन DC। तो ये दोनों, इसका जो राइट आंसर होगा, आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, वाशिंगटन DC। कई बार आप कंफ्यूज होते हो कि सर DC मतलब क्या है। DC मतलब, DC का मतलब वहाँ पे जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, इसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो जो ये जो दो सुप्रीम बॉडी इंटरनेशनल जो संस्थाएं हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक, वो वाशिंगटन DC में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और डेली लाइफ से रिलेटेड है। पूछता है कि इन इंडिया मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर और एम्प्लॉयड इन, किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा वर्कर हैं भारत में। तो पहला है टेक्सटाइल, दूसरा है ऑटोमोबाइल, सी है आयरन एंड स्टील, और डी है टी इंडस्ट्री। तो आप फटाफट इसका आंसर देंगे। इससे रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन प्रीवियस क्लास में कराया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा, जिसको वस्त्र उद्योग आप कह सकते हैं। वस्त्र उद्योग में ये बड़े उद्योग भी होते हैं, छोटे उद्योग भी होते हैं, कुटीर उद्योग जिनका हम नाम लेते हैं। और मैंने जो पिछला क्वेश्चन कराया था वो कराया था कि किस फील्ड में, किस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फीमेल वर्कर्स हैं। तो उसका राइट आंसर उस टी इंडस्ट्री था। तो आप ध्यान रखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो, अगर किसी डिपार्टमेंट, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में बात करें, पर्टिकुलर इंडस्ट्री में बात करें, तो वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा वर्कर वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पूछता है। ऑप्शन ए है मॉन्ट्रियल, सी है सिएटल, और बी है सिएटल, सी है द हेग, एंड डी है जेनेवा। अब फटाफट इसका आंसर देंगे, और उम्मीद करता हूँ आप इसको जानते होंगे, ये कई बार आप GK में पढ़े होंगे इस क्वेश्चन को, फिर भी मैं सोचा आप करा देता हूँ। जो इसका राइट आंसर होगा वो जेनेवा होगा। अब पूछता है, अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जान लीजिए थोड़ा सा, जेनेवा जो है वो स्विट्ज़रलैंड, आप नाम सुने होंगे, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। और एक क्वेश्चन इससे ये आता है कि ये जो WTO है, इसका शॉर्ट फॉर्म WTO है, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये इस्टेब्लिश कब हुआ है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कब हुआ है, तो ये 1995 में इस्टेब्लिश हुआ है। इस डेट को आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ रेपो रेट। रेपो रेट एक टर्म है बैंकिंग का, और उसका मीनिंग क्या है। ऑप्शन A B C D आप पढ़िए। It is a rate at which the RBI lends to state government. It is a rate at which the international aid agency lends to RBI. It is the rate at which the RBI lends to bank, and it is the rate which the bank lends to RBI.
इसका मतलब ये कहता है कि जैसे आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देती है तब उसको रेपो रेट कहते हैं, या आरबीआई बैंक को देती है, या बैंक को आरबीआई देता है तब कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। रेपो रेट उस रेट को कहते हैं जिस रेट पे आरबीआई किसी भी बैंक को कर्ज देती है। अब बस सिंपल भाषा में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, हु एमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नेवर ए गवर्नर ऑफ आरबीआई। क्या खूबसूरत क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, पूछता यही है। रिसेंटली 4-5 आरबीआई गवर्नर्स का नाम दे देता है और पूछता है इनमें से कौन से गवर्नर नहीं है। तो आप इसका आंसर देंगे फटाफट। और ऑप्शन ए है वाई बी रेड्डी, बी है बिमल जालान, सी है अरूप रॉय चौधरी और डी है रंगराजन। उम्मीद करता हूँ आप इसका राइट आंसर देंगे और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ आज की क्लास एंड होती है। और जितने भी व्यूवर्स अब देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें और इस चैनल पे जुड़े रहें। इसी के साथ हम आपको ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे, जैसे अगर इस बार इंग्लिश का था तो नेक्स्ट टाइम हिंदी क्वेश्चन रहेगा, तो आप हिंदी क्वेश्चन के लिए 20 हिंदी क्वेश्चन के लिए तैयार रहिएगा। और उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। स्टे सेफ, टेक केयर।